हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो आपका होगा फिजिक्स क्लास 10th का पहला लेसन। सारे के सारे क्वेश्चन सहित आंसर आपको दिए जाएंगे। ये नहीं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी बताया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आपको बताया गया विथ एग्जाम्पल, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराया गया है। इसी क्वेश्चन से यही मेरा नोट्स है, इसी को पढ़ के हमने 89% नंबर लाए हैं हाई स्कूल में सन 2018 में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करके इस टारगेट को पूरा कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो फिजिक्स का पहला लेसन है और पहला लेसन है प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, इसके स्रोत को भी बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पर लिखा है इस चीज़ों को भी समझा दे रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो हम बोल रहे हैं इसे भी साथ साथ आपको लिखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपको जानने के लिए, ठीक है। किताबी भाषा मत पढ़ो, कुछ अलग से भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि लिखा है प्रकाश किसे कहते हैं, इसके स्रोत को भी बताइए। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आपको पता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को बहुत आसानी से देख सकते हैं। बस इतना लिखना है आपको कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसके स्रोत क्या हैं? तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक होता है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत तथा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। लिखा भी है कि वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा, वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके कैसे कैसे हैं? एग्जाम्पल आपका सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये तीनों के तीनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है। अगला जो है अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो लिखा है अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, मतलब वो दूसरे के प्रकाश के सहारे रहते हैं, दूसरों के प्रकाश के सहारे ही जलते हैं, तो उन प्रकाश स्रोत को अदीप्त प्रकाश स्रोत बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल है आपका चंद्रमा, कांच आदि, ठीक है। चंद्रमा, कांच आदि। अब इस चीज़ को थोड़ा और डीपली में समझते हैं, कैसे? चलो देखते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रकाश। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ को आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की है ऊर्जा, एक प्रकार की है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब हो गया यहाँ पे एनर्जी, और यहाँ से आप इसका मतलब हीट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ऊष्मा भी होता है प्रकाश में, गर्मी भी होती है। तो प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करो। अभी मैं क्वेश्चन को याद करवा दे रहा हूँ। क्या लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। और हमने क्या लिखा कि प्रकाश, अब देखो प्रकाश जो होता है जो सूर्य से होता है वहाँ से 6 प्रकार की प्रकाश तरंगें आती है। ये प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, ये होता है दृश्य तरंगे, ठीक है। ये होता है आपकी दृश्य तरंगे, जिन तरंगों को हम लोग देख सकते हैं। और इस दृश्य तरंगे में 7 रंग होते हैं। आपने पढ़ा होगा क्या? विबग्योर, ठीक है। विबग्योर आपने पढ़ा होगा। इन्हीं 7 रंगों को हम देख सकते हैं, और ये 7 रंग पृथ्वी पर आते आते श्वेत प्रकाश होता है। जो सूर्य से प्रकाश आता है उसे बोलते हैं श्वेत प्रकाश। सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और यही श्वेत प्रकाश धीरे धीरे जब वायुमंडल में आता है तो इन 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये आपका बैंगनी हो जाएगा, और ये आर से आपका रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। वायलेट और लाल। ये जो बैंगनी रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? इसकी तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ठीक है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और आपने क्या लिखा है कि प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं।
आपने लिखा है प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक आपने लिखा है दीप्त और एक आपने लिखा है आदीप्त। ठीक है, अब दीप्त में आपने क्या लिखा है कि वे प्रकाश जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। दीप्त वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनमें स्वयं का होता है, सेल्फ डिपेंड होते हैं, मतलब खुद में प्रकाश होता है, किसी दूसरे से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं होती है, तो उन्हें बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। आदीप्त को उन्हें बोलते हैं जो डिपेंड होते हैं दूसरों पे। ठीक है, तो ये स्वयं में प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, स्वयं इनके पास प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो खुद पे डिपेंड होते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि आदीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अब दीप्त प्रकाश स्रोत के हमने एग्जाम्पल बताए, कौन से एग्जाम्पल बताएं? हमने बताया था सन, और यहाँ पे बताया था स्टार मतलब तारे, और हमने बताया था विद्युत बल्ब बताया था। ठीक है, यहाँ पे विद्युत बल्ब बताया था। सन का मतलब आपका हो जाएगा सूरज। आपको पता है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत किसे बोलते हैं? तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है आपका सूर्य। सूर्य में अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है। इस सूर्य के प्रकाश के द्वारा ये चंद्रमा, आपका चंद्रमा में प्रकाश आता है। किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश से। एक प्रकार से ये समझ लो कि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चार्ज हो जाता है, और उसके बाद जब सूर्य शाम को छिप जाता है तो चंद्रमा उसी प्रकाश को हम लोगों को शाम तक हम लोग के पास शाम को पहुंचाता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर कितने समय में आता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 17 सेकंड में आता है। कितने मिनट में? 8 मिनट 17 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। तो चंद्रमा का प्रकाश कितने समय में आएगा? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 63 सेकंड में आता है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे 63 सेकंड में आता है। अब ऐसा क्यों होता है? आपको पता है ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का उपग्रह होता है। पृथ्वी का उपग्रह होता है क्या? चंद्रमा। अब जब पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी के पास होगा, और पृथ्वी के पास होगा तो पृथ्वी के पास प्रकाश आने में समय भी तो कम लगेगा। जब ये चंद्रमा पृथ्वी के पास है तो इसका प्रकाश आने में भी तो कम समय लगेगा। इसलिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे 63 सेकंड में आता है, जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे 8 मिनट 17 सेकंड में आता है। तो ये सारी के सारी अपने प्रकाश से रिलेटेड चीज़ें आपने समझी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हमने कहा था ना क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश के 5 गुण बताइए। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, और प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये 5 हो गए, 2 उस साइड में भी लिखे हैं। तो पहला तो अब इस चीज़ को थोड़ा हम और डीपली आप लोग को समझा देते हैं। पहले तो आप साथ साथ में लिखते जाना, जितना हम बोल रहे हैं ना सारी चीज़ें कॉपी में नहीं बताई जा सकती है। बहुत जल्द हम बोर्ड पे ही बताएंगे, हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जब तक नहीं हो पा रहा आप थोड़ा तो एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिस कारण आपको पूरी फिजिक्स, इंटर, 12th, केमिस्ट्री हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा NCERT बेस्ड से। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। और एक हो जाएगा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, और दूसरा हो जाएगा आपका प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चलो ठीक है, अब हम इस चीज़ को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो कैसे समझते हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे थोड़ा से हम आपको भले ही थोड़ा से हम विस्तार से बता रहे होंगे, राइटिंग मत देखना, यहाँ पे हम कितना बोल रहे हैं ये चीज़ आपके लिए मायने है। तो ठीक है, आप पढ़ रहे हो प्रकाश की क्वालिटी, ठीक है, प्रकाश के गुण पढ़ रहे हो। पहली बात आपने देखा होगा कि जो प्रकाश गमन करता है ना, ये हमेशा सरल रेखा में या तो लिख के आएगा क्वेश्चन में, या तो लिख के आएगा सीधी रेखा में। तो प्रकाश जो गमन करता है मतलब प्रकाश जब चलता है वो तो सीधी रेखा में चलता है या तो सरल रेखा में चलता है। अब प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये कहाँ पे होती है प्रकाश की चाल? ये प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। अब निर्वात का मतलब वो स्थान होता है जहाँ पर वायु की भी मात्रा ना हो, ठीक है, मतलब वायु भी ना हो, तो ऐसी जगह को निर्वात बोलते हैं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ होती है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन और याद कर लेते हैं कि ध्वनि की चाल कितनी होती है। ध्वनि की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर 332 मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ पे? हवा में, ठीक है। वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है आपकी, वो होती है 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक। ऐसे याद कर लेना, 4 का 2 गुना कर लेना, ठीक है। ये कौन से प्रकाश तरंग की? दृश्य प्रकाश तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्राम तक होती है। और आपने क्या लिखा कि प्रकाश जो होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है, के रूप में गमन करता है। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारी क्वालिटी है प्रकाश की। आप कोई भी 2 आपसे पूछेगा, 2 या 3 पूछेगा, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो प्रकाश की 2 क्वालिटी यहाँ पे हमने लिखी है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम होती है। ये आपके 5 प्रकाश की क्वालिटी हो गई। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को भी समझाइए। तो परावर्तन से रिलेटेड हर सारी की सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। चलो ठीक है, आपका प्रकाश का परावर्तन, तो इसी फिगर से सारी की सारी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगी। बस आपको ये फिगर याद होना चाहिए। चलो ठीक है, अब क्या होगा, ये जो होता है यहाँ पे समझते हैं। ये आपका जो है ना, ये आपकी होती है चिकनी सतह। ये होता है आपका चिकनी सतह, लिखा आएगा। चिकनी सतह भी आप लिख सकते हो, या तो कोई चिकना तल भी लिख सकते हो। जो प्रकाश की किरण आती हुई है, जी देखो प्रकाश की किरण आ रही है ना, तो जो प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है इसको हम लोग पढ़ते हैं आपतित किरण। और जब यहाँ पे इस तल से टकराकर वापस चली जा रही ना, तो इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण भी बोल सकते हैं। इसे आप परावर्तित किरण भी बोल सकते हो, या तो आप इसे अपवर्तित किरण भी बोल सकते हो। जो आपको सही लगे आप बोल सकते हो, दोनों आपका सही होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक कोड बन रहा है। इस कोड को बोलते हैं आपतन कोड, और इस वाले कोड को बोलते हैं परावर्तन कोड। और इसी परावर्तन कोड को आपतन कोड भी, अपवर्तन कोड भी बोलते हैं। और ये जो बीच में यहाँ पर एक लंब खींचा गया, ये होता है आपका अभिलंब होता है, ये 90 अंश पे होता है। इतनी सारी चीज़ें जान गए ना, अब कैसे आपको डिफिनेशन लिखना है। लिखोगे, जब प्रकाश की किरण, देखो यहाँ से मान लो यहाँ पे कोई सूर्य होगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी, देखो ये है ना, किसी चिकनी सतह पर क्या हो रहा है, आपतित होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो सतह से टकराकर उसी मार्ग में परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या लिखना है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी तल में भी लिख सकते हो, या उसी मार्ग में, उसी तल में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हो जाएंगे। पहला नियम क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हो ना, ये देखो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कौन से, तीनों एक ही तल पे, मतलब ये आपका पूरा मान लेते हैं तल है, तो इसी पे तीनों होंगे। दूसरा रूल क्या हो जाएगा कि आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के। ये 2 नियम भी आपके याद करने। तो कैसे लिखना है ये आप देख लो, फिर हम इसको और अच्छे से समझा देते हैं। तो हमने लिखा भी है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो सतह से टकराकर उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। और आपका जो दूसरा नियम है, लिखा है आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण I बराबर कोण R, ये आपका बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा और हम डीपली समझते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा से और इसको डीपली में जाते हैं। आपने इस तरह से एक फिगर बनाया और यहाँ पर एक अभिलंब डाला था। यहाँ पे जो कोण बनता है ये होता है कोण I।
यहाँ पे जो कोण बनता है वो होता है कोण आर। ये जो किरण आ रही है इसको आप बोलते हो आपतित किरण बोलते हो, आपतित किरण। और ये किरण जो यहाँ से जा रही है इसको आप बोलते हो परावर्तित किरण बोल सकते हो, या तो अपवर्तित किरण बोल सकते हो। और ये आई जो है ये आपका आपतन कोण है, और ये आर आपका जो है ये अपवर्तन कोण है। और यहाँ पे जो ये सतह है, ये सतह आपकी चिकनी सतह है, ये आपकी चिकनी सतह है। बस यही तो सारी चीज़, यहीं से सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कैसे? आपने लिखी हो यहाँ पे, मान लेते हैं कोई प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लिखियो जब प्रकाश की किरण, देखो ये प्रकाश की किरण आ रहा है ना, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर, देखो चिकनी सतह पर क्या हो रहा है, आपतित तो होता है, तो सतह से टकरा कर उसी पृष्ठ पे वापस लौट जाता है। तो यही घटना तो क्या कहलाती है, यही घटना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश आ रहा है, टकरा कर वापस जा रहा है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी चीज़ फिर क्या लिखे हो, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम लिखे हो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो आपका है लंब, ये होता है अभिलंब। अभिलंब तीनों को एक ही पृष्ठ पर तो हैं, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। दूसरा आप क्या लिखे हो कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन में लिखा हो कि कोण आई बराबर आपका दिया है 30 अंश, तो पूछेगा कोण आर का मान कितना होगा। जब लिखियो कोण आई कोण आर का मान बराबर होता है, तो कोण आई का मान अगर 30 है तो कोण आर का मान भी कितना होगा, 30 अंश होगा। कोण आई और कोण आर दोनों का मान 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है, मान लो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि यहाँ के कोण का मान कितना होगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पर कोण का मान पूछ ले, आपकी ये वैल्यू दे देगा 30 अंश है, ये वैल्यू आपका दे देगा 30 अंश है। अगर इस वाले वैल्यू का मान पूछ लेगा, कैसे पूछेगा कि सतह से और आपतित, सतह और आपतित, ये ऐसे देगा, सतह और आपतित के बीच में, सतह और आपतित किरण के बीच में बना कोण ज्ञात कीजिए, बना कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि ये मान 30 अंश दिया है, ये मान आपका 30 अंश दिया है, और यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो ये कितना होता है, वो होता है 90 अंश। और जब इतने का मान आपका 30 अंश है तो बचा हुआ 30 घटा दो, तो बचा हुआ मान कितना होगा, 60 अंश। अगर यहाँ पर 60 अंश आ रहा है, ये वाला 60 अंश आ रहा है, तो यहाँ वाला मान भी कितना आएगा, 60 अंश आएगा। आपको करना क्या है, आपको पता है, जो ये आप लंब यहाँ पर डाले हो इस तरीके से, ये आपका जो लंब होता है ये होता है 90 अंश। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे दो भागों में डिवाइड किए हो, तो अगर इसका मान यहाँ पर 30 अंश दे रहा है तो ये वाला कितना होगा, टोटल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो मान दे दिया 70 अंश, ये 70 अंश है तो यहाँ पर कितना होगा, ये आपका 20 अंश हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी आपको न्यूमेरिकल में बताया जाएगा, वो अलग सा वीडियो होगा, वो अलग वीडियो होगा जिसमें आपके न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। हाँ, अब एक चीज़ आती है परावर्तन की, अगर एग्जाम्पल जानना चाहते हो कि परावर्तन के एग्जाम्पल क्या है, तो परावर्तन के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे आप किसी नई गाड़ी को देखते हो, किसी नई गाड़ी को देखते हो, नई गाड़ी को देखते हो तो क्या होता है, वो आपको बहुत ही अच्छी दिखती है। नए कपड़े को देखते हो, नए जूते को देखते हो, नया घर देखते हो, कुछ भी नई चीज़ देखती हो, नई चीज़ देखते हो तो वो आपको बहुत ही बेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सतह होती है वो होती है चिकनी, और जब सतह चिकनी होती है तो प्रकाश उस पर गिरने के बाद डायरेक्ट हमारी आँखों पर आता है, और सतह चिकनी होने के कारण पूरा का पूरा प्रकाश उसकी सतह से टकराकर हम लोग की आंखों तक आता है, जिस कारण उसका प्रतिबिंब हम लोग को औरों की अपेक्षा सुंदर दिखाई पड़ता है। पर अगर तल चिकना होगा तो वहाँ की जो सतह होगी वो ऑटोमेटिक आपको अच्छी दिखने लगेंगी। तो दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको परावर्तन में लिखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती हैं। वैसे तो बहुत सारे आप आगे की क्लास में जाओगे तो प्रतिबिंब के बहुत सारे प्रकार बताए जाएंगे, पर जो आपके सिलेबस में पहले वो कवर करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलो ठीक है, प्रतिबिंब या इमेज तो आपका किसे कहते हैं, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें या तो वह परावर्तन हो जाए या तो अपवर्तन हो जाए, और अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, मान लेते हैं यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चल रहा है,
ठीक है। किसी बिंदु से, देखो यहाँ पर समझते भी जाओ लिखते भी जाओ। मान लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये मान लो कोई प्रकाश किरण चल रही है। अपवर्तन, मतलब अपवर्तन का मतलब हो जाएगा आपका या तो सीधी चली जा रही हैं और या तो अपवर्तित होकर मतलब लौट जा रही है। अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, कहीं ना कहीं तो ये दोनों मिलेंगी, और जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का क्या बोलते हैं, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के हो जाएंगे, यह दो प्रकार की होती है। आपका एक हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को समझते हैं क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। बस इतना याद रखना है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में अगर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तव में नहीं मिलती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब के एग्जाम्पल देख लो। आपने सिनेमा मूवी में या सिनेमा हॉल में आपने फिल्मों को देखा होगा, या जो गाँव में जो टीवी आती है, मतलब पर्दे वाली टीवी जो आप लोगों देखे होंगे, उस पे क्या होता है, जो फिगर मतलब जो फिल्म दिखाई जाती है पर्दे पे, जो स्क्रीन आती है वो आपकी होती है। सिनेमा के पर्दों पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आपके क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि सिनेमा के पर्दों पर जो प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब, अभी प्रेजेंट टाइम में आप मोबाइल देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो ना, तो ये जो वीडियो का प्रतिबिंब आपका आँखों पे बन रहा है, ये भी एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अगला जो है आपका वो है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसमें क्या होता था कि वास्तव में मिलती हैं, इसमें सिर्फ एक शब्द जोड़ देना, नहीं मिलती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे कि रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका का मतलब ये होता है कि लोगों को एहसास होता है कि उस जगह पर कोई ना कोई चीज़ होगा, पर वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं, और उसी चक्कर में घूमते घूमते रहते हैं, और कभी कभी तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। दूसरा, ठंडे प्रदेशों में जहाज़ों का आसमान में उल्टा दिखाई पड़ना। जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें जब जहाज़ जाते हैं तो उनका आसमान में क्या होता है, आसमान से उनको देखने पर उल्टा दिखाई पड़ता है, आसमान से में उल्टा दिखाई पड़ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर है 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने भागों में बांटा गया, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी दर्पण। किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल को यदि लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं। मान लो कोई भी हम दर्पण लेते हैं, उसके एक सतह को क्या करेंगे, एक सतह पे कुछ ना कुछ कलई लगा दी जाती है। जैसे कलई, लेप का मतलब ये होता है कलई, जैसे कि रेड ऑक्साइड या पारा या चांदी, इन सारी चीज़ों का लेप लगा दिया जाता है। लेप लगाने से ये होता है कि उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। तो दर्पण किसे कहते हैं कि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम में यदि लेप लगाकर उसके दूसरे पृष्ठ को, ठीक है, दो पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ पर अगर हम लेप लगा देंगे तो जो अगला पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये होता है चिकना बना दिया जाता है। आप कोई भी फिगर देखोगे तब आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अगर वह परावर्तक पृष्ठ नहीं बना जाएगा, अगर उस पर जो पीछे कलई की जा रही वो नहीं होगी तो आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसे आप बोलते हो दर्पण। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका समतल दर्पण और दूसरा आपका है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका अवतल दर्पण और दूसरा आपका उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण तक सारी की सारी टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो दो भागों में इसे बांटा गया, पहला हो जाएगा आपका समतल दर्पण और दूसरा हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है वो आपका दो भागों में डिवाइड है, एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है समतल दर्पण के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके गुण को भी बताइए। तो बहुत सारी क्वालिटी इसे हम देखेंगे। समतल दर्पण जिसका प्रयोग आप सुबह कॉलेज जाते वक्त या स्कूल जाते वक्त जिस दर्पण का प्रयोग करते हो अपना चेहरा देखने के लिए, उसी दर्पण को बोलते हैं समतल दर्पण। तो वह दर्पण जिसका प्रयोग हम अपना
चेहरा देखने के लिए करते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये इसकी हो जाएगी डिफिनेशन। अब इसके बहुत सारी क्वालिटी हैं, बहुत सारे इसके गुण हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो हमने 5 गुण को बताया है, और भी चीज़ें समझाई देंगे। आपका है समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है सीधा और आभासी होता है। आप सुबह चेहरा देखने जाते हो, क्या कभी आपका चेहरा उल्टा दिखाई देता है, या आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता है, कि आपका चेहरा छोटा दिखाई देता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कि आप अपने चेहरे को कांच शीशे में से पकड़ के देख सकते हो? नहीं। तो जब आप उसे पकड़ नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, आभास कर सकते हो कि वो हमारा चेहरा है, तो यहाँ पे क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। पर लेकिन चेहरा जो हमारा है वो तो सीधा दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और एक चीज़, वस्तु के बराबर भी बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बनता है। तो दूसरा पॉइंट भी हमने यही लिखा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब तीसरे नंबर में क्या लिखा है? प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी कि वस्तु दर्पण से आगे होती है। मान लो आप 10 मीटर आगे से प्रतिबिंब पर खड़े हो, तो आपका प्रतिबिंब 10 मीटर अगर आगे हो तो उतना प्रतिबिंब 10 मीटर पीछे जाकर आपका प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब समझो क्या कह रहा। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी कि आप दर्पण से आगे हो। ठीक है, वस्तु दर्पण से आगे होती है उतना वो प्रतिबिंब पीछे बनाता है। चौथा बहुत ही सिंपल है, लिखा यच ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण से न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। कहने का मतलब मान लो कोई व्यक्ति 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है और वह अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसे अपनी ऊंचाई, अपना ऊंचाई लगभग कितना देखना पड़ेगा? दर्पण से न्यूनतम ऊंचाई प्रतिबिंब दर्पण के लिए कम से कम h/2 होनी चाहिए। मतलब उसको जो ऊंचाई होनी चाहिए उस व्यक्ति की, इसकी कितनी होनी चाहिए? /2। तो काट दोगे कितना मीटर? 5 मीटर। मतलब कोई व्यक्ति है 10 मीटर प्रतिबिंब, लिखा क्या है कि यच ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? h/2। मतलब 10 का आधा कर देते तो 5 मीटर होनी चाहिए। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है 5 नंबर में भी कुछ इसी तरीके से ही पॉइंट है। लिखा है यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर b वेग से चलता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर समतल दर्पण लगा है, आप यहाँ पर आ रहे हो कितनी चाल से? चलो मान लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आप आ रहे हो, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा उसमें जो चाल आपकी दिखाई पड़ेगी वो इसका 2 गुना दिखाई पड़ेगा। कितनी स्पीड से? 40 मीटर प्रति सेकंड। तो यही तो आपने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2b वेग से चलता हुआ या गति करता हुआ प्रतीत होता है। मतलब अगर आप 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर जा रहे हो तो जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो 40, मतलब अगर 10 से जा रहे हो तो 2 गुना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता हुआ प्रतीत होता है। तो आज का जो 7वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का जो पार्ट होगा उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे और आपका ये लेसन हो जाएगा पूरी तरह से खत्म। आपके पहले क्या होंगे? पहले डेरिवेशन ही बताए जाएंगे सारे लेसन के, और डिफिनेशन और परिभाषा और फार्मूला, इन सारी चीज़ों को बताने के बाद ही आपका जो होगा वो न्यूमेरिकल बताया जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल पहले ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो, वो भी तरीके से हम पढ़ा देंगे। जो आपको सही लगेगा कमेंट ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को भी समझाइए। गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं? तो समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। सिंपल सी डिफिनेशन है, मान लेते हैं ये कोई कांच का खोखला गोला है। ठीक है, ये कोई कांच का खोखला गोला है, अगर हम इसको काट दें, इसको अगर काट दें तो क्या करेंगे? इसके किसी एक सतह पर क्या लगा देंगे? किसी एक सतह पर लेप लगा देंगे। ठीक है, लेप लगा के दूसरा जो तल होगा उसे परावर्तक पृष्ठ बना लेंगे, तो इससे दर्पण बोलते हैं। यही पे लिखा है यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि यदि कोई दर्पण है, कांच का खोखला गोला है, अगर हम इसको काट दे रहे हैं तो क्या करेंगे? अगर इसके एक भाग पर किसी भी चीज़ का लेप लगा दे, चांदी का, पारा का, तो यह दर्पण जो कहलाता है ये गोलीय दर्पण कहलाता है।
अब गोलीय दर्पण को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है अवतल दर्पण और दूसरा आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका अवतल दर्पण हो जाएगा और दूसरा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। इन दोनों टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण को याद करने से पहले आपको ये फिगर याद करना होगा। ये फिगर में क्या दिख रहा है? ये फिगर में आप दो चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे एक दर्पण दिखाई दे रहा है, ये पीछे इसकी कलई की गई है। कलई किसकी होती है? तो जो ये कलई होती है दो चीज़ की हो सकती है, या तो आपकी रेड ऑक्साइड की हो सकती है, रेड ऑक्साइड की भी हो सकती है, पारा की भी हो सकती है, पारा का भी हो सकता है, और या तो अगर महंगा वाला होगा तो चांदी का भी हो सकता है। तो ये किसी भी चीज़ की कलई या लेप लगाया होता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? डिफिनेशन हो जाएगी कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए पृष्ठ में होता है। परावर्तन का मतलब देख रहे हो, यहाँ पर किरण आ रही है, टकराकर इस साइड में चली जा रही है ना, तो यही तो परावर्तन हो रहा है। टकरा रही है, लौट के चली जा रही है, तो लिखे क्या हो, डिफिनेशन क्या होगा कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए, देखो ये दबा हुआ भाग है ना, दबे हुए पृष्ठ पर होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है तो वो अवतल दर्पण से इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये सारी की सारी जो किरणें हैं ये इसी साइड में, मतलब इसी के अंदर समाहित हो जा रही। अभी का मतलब अंदर आती है, अभी मतलब याद कर लेना अंदर, तो अभिसारी मतलब अंदर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्योंकि इसमें चाहे जितना प्रकाश आप डालोगे ये सारे के सारे प्रकाश को ये अपनी ओर अंदर की ओर सिकोड़ लेता है, मतलब इकट्ठा कर लेता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है ये भी समझ लो। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो नाई की दुकान में होता है। नाई की दुकान में आपने देखा होगा दर्पण लगा होता है। जब आप कभी बाल कटवाने जाते होगे तो वहाँ पर देखते होगे जो दर्पण लगा होता है उसमें हम लोग का जो चेहरा होता है वो थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। दूसरा, डॉक्टर लोग आँख का, नाक, मुंह आदि सारी चीज़ों को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का ही यूज होता है। मोटर कार, स्टीमर, टेबल लैंपों में लगा दर्पण, इन सारे जो लैंप होते हैं, जो हेडलाइट होती है, ठीक है, जो आगे लाइट होती है जिसे जलाते हैं रात में, उनमें आपका कौन सा अवतल दर्पण का ही यूज होता है। सोलर कुकर खाना बनाने वाला जो है बर्तन, उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है एवं उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। हमने क्या बताया कि जो प्रतिबिंब होता है, हम लोग जब चेहरा देखते हैं नाई की दुकान में तो हम लोग को बड़ा दिखाई पड़ता है, और वास्तविक और उल्टा का मतलब क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब उल्टा भी दिखाई देता है। कभी कभी आप बाल कटवा रहे होते हो तो पीछे देखते हो आपका चेहरा दिखाई पड़ता है, मतलब आपका पीछे का हिस्सा दिखाई पड़ता है। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि यह उल्टा दिखाई पड़ता है। तो डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन भी यहाँ पे लिखा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को आभासी दर्पण कहते हैं। यह अनंत से आने वाले प्रकाश को सिकोड़ने का काम करता है, सिकोड़ता है। ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके उपयोग, साथ साथ में उपयोग भी लिख लेना। अब इसके बाद आता है आपका उत्तल दर्पण में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो उत्तल दर्पण में आपका क्या है, या कन्वेक्स मिरर बोलते हैं कि वह गोलीय दर्पण। इसमें देखो फिगर से याद कर लो, इसमें आप देख रहे हो कि जो परावर्तन तल है वो दबा हुआ नहीं है, वो उभरा हुआ है। तो यही तो आपको लिखना है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। और इसमें जो अनंत से आने वाले प्रकाश होते हैं, मान लो प्रकाश आ रहा है ना, तो इसको ये फैलाने का काम करता है, सिकोड़ता नहीं है, इकट्ठा नहीं करता है। अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ लेता है, तो इसलिए उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है, इसलिए उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। तो हमने डिफिनेशन भी लिखा है, डिफिनेशन देख लो क्या लिखा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। किसको? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो अनंत से आने वाले प्रकाश हैं इन सभी चीज़ों को क्या कह दे रहा है, फैला दे रहा है। इसके बाद उपयोग में आपको क्या क्या पढ़ना है, उपयोग भी जानना जरूरी है। इसका उपयोग कहाँ होता है? स्कूटर, मोटर कार, वाहन में कोई भी गाड़ी जो होती है उसमें जो साइड मिरर लगा होता है पीछे को देखने के लिए, तो उसमें आपका उत्तल दर्पण का यूज होता है। आपने गली और चौराहों पे जो गवर्नमेंट रिलेटेड, मतलब जो सरकारी लाइटें का यूज होता है गाँव में,
तो उसमें भी आपका उत्तल दर्पण का यूज होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश को दूर तक पहुंचा सकती है। और इसके बाद उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? छोटा बनता है, वस्तु से तो छोटा ही बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब आपका कैसा हो जाएगा? वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती चली जा रही है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा उसमें आपका ये पूरा का पूरा लेसन ख़त्म हो जाएगा और उसमें आपको डेरिवेशन भी बता दीजिएगा, जो डेरिवेशन हमने सॉल्व कराया है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर एक लोग को कम से कम 10 लोग को शेयर करना है, ये वादा आपसे है। ये आपको अगर समझ में आया है तो आप ज़रूर से ज़रूर कम से कम 10 लोग को तो शेयर करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मत करना, पर अगर समझ में आया है तो ज़रूर शेयर कर देना। आपसे मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, सिर्फ लाइक, कमेंट, शेयर, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। आप इतना ही कर दीजिए, यही हमारी फ़ीस हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।